स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 88 है। इससे पहले हम 87 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 30 सितंबर 2022 शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो ये किस आंदोलन से जुड़े थे? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन या थियोसोफिकल सोसाइटी? तो ये है जुड़े थे यंग बंगाल आंदोलन से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े थे हेनरी लुइस बिबियन डेरोजियो। ठीक है, यह है हिंदू कॉलेज के, ठीक है ना। हेनरी लुइस ये है हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। ओके, और इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1875 में बॉम्बे में। ठीक है, 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था या बचपन का नाम? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती के। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1867 में। ठीक है, 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, तो इसकी स्थापना की थी HP ब्लावत्स्की। ठीक है, HP ब्लावत्स्की एंड हेनरी ऑलकॉट। ठीक है, इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में न्यूयॉर्क में। ओके, चलिए ठीक है, तो ये थे इनके बारे में डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे कम अभिक्रियाशील होती है? सोडियम, चांदी, सोना या पारा? तो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है तो ये होती है सोना। राइट आंसर ऑप्शन सी, सोना। ओके, नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी की जल संधि को क्या कहा जाता है? पाक मार्ग, पाक नहर, पाक चैनल या पाक जल डमरू मध्य? तो दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की जल संधि को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पाक जल डमरू मध्य। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई शुरुआती चरण में स्टार्टअप्स की सहायता करने वाली योजना का क्या नाम है? तो 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई शुरुआती चरण में स्टार्टअप की सहायता करने वाली योजना का नाम, तो इसका नाम है समृद्ध। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, समृद्ध इस योजना का नाम। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक विदेशी निवेशकों को स्थायी निवास की योजना का लाभ उठाने के लिए 18 महीनों के भीतर कितना निवेश करना होगा? 25 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़? तो 2020 तक विदेशी निवेशकों को स्थायी निवास की योजना का लाभ उठाने के लिए 18 महीनों के भीतर 10 करोड़ निवेश करना होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक डैश से मानसून की वर्षा होती है। ठीक है, तो दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक
डैश से मानसून की वर्षा होती है, संभावित तिथि है 29 जून। ठीक है, तो भूमध्य क्षेत्र शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, निर्वातित मानसून या अरब सागर शाखा। तो दिल्ली में सामान्य जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी शाखा, राइट आंसर ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसून की वर्षा होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिटमस बिलियन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लिटमस बिलियन ये एक बैंगनी रंग का डाई है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दीर्घकालीन सीमांत लागत की सही परिभाषा की पहचान कीजिए। पहला है इनपुट में परिवर्तन की प्रति इकाई कुल व्यय में परिवर्तन, तो ये तो गलत है परिभाषा। फिर है आउटपुट में परिवर्तन की प्रति इकाई औसत व्यय में परिवर्तन, तो ये भी गलत है। फिर है आउटपुट में परिवर्तन की प्रति इकाई कुल लागत में परिवर्तन, तो ये सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर, ठीक है, यह फ्लेमिंग के बाम हस्ते नियम और यह विद्युत, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फ्लेमिंग के बाम हस्ते नियम, विद्युत और यांत्रिक। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है? तो तत्वों का समूह जो त्रिक बनाता है ये है ऑप्शन सी, LINAK। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जीती? तो किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जीती? तो यह जीती है गुजरात टाइटंस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर संपत्ति कर, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर या उपहार कर। तो जो अप्रत्यक्ष कर है वो है वस्तु एवं सेवा कर। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम को एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में किस वर्ष प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत किया गया? 2016, 2015, 2014 या 2013 में? तो इसे स्वीकृत किया गया, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2014। ओके, चलिए नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने एक पदक जीता। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक। नेक्स्ट, एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे डैश कहा जाता है। तो एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे वोल्टीय सेल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, वोल्टीय सेल। नेक्स्ट, मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? भाग ए और बी, केवल भाग बी, केवल भाग ए या भाग सी? तो ए, बी और सी, तो इनमें से कौन सा भाग युग्मनज के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है केवल भाग ए। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है 2H2O प्लस O2 एरो 2H2O। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदायों के क्षेत्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज अनुदान की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए, ठीक है, विदेश में पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज अनुदान की केंद्र सरकार की जो योजना है वो है पढ़ो परदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी, पढ़ो परदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है? 8, 395, 12 या 22? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम डैश स्तर पर CFC उत्पादन को स्थिर करने के लिए एक समझौते को बनाने में सफल रहा। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
1986, ठीक है, 1986 में स्तर पर सीएफसी उत्पादन को स्थिर करने के लिए एक समझौते को बनाने में सफल रहा। ओके, निम्नलिखित में से किसे स्वयं में संतुलित भोजन माना जाता है और किशोरों के लिए अच्छा है? दूध, दालें, रोटी, चावल, सब्जियां। तो किसे स्वयं में संतुलित भोजन माना जाता है और किशोरों के लिए अच्छा है? तो ये है दूध। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, दूध। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत और व्यवसाय का क्षेत्र कौन सा था? शिक्षा, सेवा, कृषि, उद्योग। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत और व्यवसाय का क्षेत्र कृषि था। राइट आंसर ऑप्शन सी, कृषि। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में माना गया है? तो ये माना गया है अनुच्छेद 343 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी क्या है? उत्तल दर्पण के लिए f ऋणात्मक और r ऋणात्मक है। अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक r ऋणात्मक है। उत्तल दर्पण के लिए f ऋणात्मक r धनात्मक और अवतल दर्पण के लिए f धनात्मक और r ऋणात्मक। तो इनमें से गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के लिए सही जो चिन्ह परिपाटी वो है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक है और r ऋणात्मक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हिंदू धर्म पुरुषार्थों जीवन लक्ष्यों के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? मोक्ष, अर्थ, काम, सत्व। तो इनमें से जो पुरुषार्थ नहीं है वो है सत्व। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की वैध क्रमानुपाती होती है। तो विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा धारा स्क्वायर के वैध अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अपचयन। ओके, नेक्स्ट है, फ्लोरीन में फुटबॉल जैसे आकार में कितने कार्बन परमाणु व्यवस्थित होते हैं? 55, 60, 40, 30। तो फ्लोरीन में फुटबॉल जैसे आकार में कितने कार्बन परमाणु व्यवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं 60। राइट आंसर ऑप्शन बी, 60। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक संरक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम टीईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीईडीपी का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप होगा प्रौद्योगिक आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये टीईडीपी का पूर्ण रूप है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत डैश या अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो अनुच्छेद 243 के तहत 3 लाख। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट, न्यूलैंड के एस्टक नियम में आदर्श गैसों को क्यों शामिल नहीं किया गया था? ये तत्व अक्रिय हैं, ये तत्व अष्टक के नियम का पालन नहीं करते हैं, आदर्श गैसीय समूह 17 मौजूद है, ये तत्व ज्ञात नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उस समय ये तत्व ज्ञात नहीं थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, नीचे दिया गया चित्र मानव पाचन तंत्र के एक भाग को दर्शाता है, कौन सी प्रक्रिया हो रही हो और कैसे? ठीक है, तो ये है, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। अब इसमें मानव चित्र दिया, ठीक है, मानव पाचन तंत्र का एक भाग है, इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है और कैसे? तो इसमें जो प्रक्रिया हो रही है वो है किरमा कुंचन, पेशियां भित्तियों की आवर्ती संकुचन और सेथिलीन के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, ये है डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों द्वारा उत्पादित मुख्य अपशिष्ट उत्पादों को दर्शाता है? तो जो विकल्प पौधों द्वारा उत्पादित मुख्य अपशिष्ट उत्पादों को दर्शाता है वो है CO2, O2 और जल वाष्प। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प। ठीक है, नेक्स्ट, मई 2022 में शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना डिजिटल अपॉन ऑनलाइन अपॉन ऑन ईयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है ताकि शिक्षा एक सुसंगत बहुमोड़ पहुंच सुनिश्चित हो सके? तो कौन सी योजना है? तो ये है PME विद्या। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवरों द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? अमोनिया, लैक्टिक अम्ल, यूरिया या यूरिक अम्ल। तो कौन सा एक जानवर द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो ये है लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या सिक्किम। तो लोक रंग उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मासिन राम स्थित है जो वर्तमान में भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 11,802.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1974 से 2022 की अवधि का औसत, तो जो यहाँ त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, तो ये जो राज्य है वो है मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, एक कमरे में एक चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किरणें दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्षैतिज रूप से इस क्षेत्र में छोड़ी जाती हैं। इन विकर्णों के विक्षेपण की दिशाएं क्रमशः डैश और डैश होंगी। तो इन किरणों के विक्षेपण की दिशाएं तो क्रमशः पूर्व पश्चिम होंगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का भाग है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, राज्यपाल या भारत के प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य कार्यपालिका का भाग है वो है राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल। ओके, नेक्स्ट है, उपग्रह से ली गई तस्वीरों में आकाश काला दिखाई देता है, इसका कारण है? तो उपग्रह से ली गई तस्वीरों में आकाश काला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। नेक्स्ट है, एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक अभिक्रिया की। जिंक सल्फेट एक गैस के साथ बनता है, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक अभिक्रिया की। जिंक सल्फेट एक गैस के साथ बनता है और जो गैस उत्सर्जित होती है वो है हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।